नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना तो आम बात है, लेकिन पिछले कुछ समय से आरोपों के होड़ में कलयुग और द्वापर काल का भी समावेश होने लगा है। कहीं पर भाजपाई मोदी को भगवान का स्वरूप बता रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से कर दी। तो दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने मोदी का नाम रावण से जोड़ दिया। और तो और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने राहुल को राम बनाने से भी नहीं चूके। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर कुछ ऐसा ही बयान दिया है, जो इन दिनों मीडिया की हेडलाइन बनी हुई है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही कुरुक्षेत्र पहुंची तो उन्होंने द्वापर काल का याद करते हुए आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताते हुए खुद को पांडवों की संज्ञा दे डाली। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान राहुल बीजेपी और आरएसएस पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल ने कुरुक्षेत्र की जमीन को कौरवों और पांडवों की जमीन बताते हुए यह तक कह डाला कि मैं एक तपस्वी हूं और अर्जुन भीम समेत सभी पांडव भी तपस्वी थे। सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने जीएसटी और नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए यह उपमा भी दी कि पांडव होते तो ये दोनों निर्णय कभी नहीं लेते। अर्थात उनका आशय यह रहा कि कौरव भी इस तरह के गलत निर्णय ले सकते हैं। वो यही नहीं रुके, बल्कि यह भी कहने से नहीं चूके कि किसान बिल इस धरती के तपस्वियों से चोरी करने का एक तरीका था। राहुल के मुताबिक 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और हाथ में लाठी लेकर शाखा लगाते हैं। जाहिर है राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी के नेता कहां चुप रहने वाले थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं कई भाजपा नेता तंज कसते हुए राहुल को कॉमेडियन निरूपित कर रहे हैं। खैर, इस तरह के बयानों की फेहरिस्त कब तक चलेगी ये तो अलग बात है, मगर यह जरूर कहा जा सकता है कि मौजूदा राजनीति अब संसदीय मर्यादाओं को लांघने लगी है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर संघ पर निशाना साधा है। राहुल ने बिना नाम लिए कहा है कि 21वीं सदी में भी कौरव हैं जो खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और शाखा लगाते हैं। इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है। हालांकि राहुल यात्रा के दौरान कुछ ज़्यादा बोलने से बच रहे हैं, मगर जब भी वो सभा संबोधित करते हैं या फिर मीडिया से मुखातिब होते हैं तो मोदी के साथ साथ वो संघ पर भी प्रहार करने से नहीं चूकते। परोक्ष रूप से देश में नफरत फैलाने के आरोप को लेकर वो मोदी से कहीं ज़्यादा संघ पर हमला बोलते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में सियासी महाभारत। 24 का सियासी महाभारत, अब कौरव पांडव की बात। द्वापर युग के उदाहरण वाली सियासत पर चर्चा। खाकी हाफ पैंट पहनते हैं 21वीं सदी के कौरव। 2 से 3 उद्योगपतियों का केंद्र को साथ। नोटबंदी की फाइल पर उद्योगपतियों के साइन। हरियाणा में आरएसएस और केंद्र पर फिर बरसे राहुल गांधी। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा मंजिल के नजदीक पहुंच रही है, राहुल गांधी मुखर होते जा रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा इन दिनों हरियाणा में है। यात्रा 3000 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय कर चुकी है। हरियाणा पहुंचते ही राहुल केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों को लेकर रोज नए बयान दे रहे हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना महाभारत के कौरवों से की और खुद की तुलना तपस्वी से की है। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में सोमवार को राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में पैदल यात्रा की। कुरुक्षेत्र से अंबाला में एंट्री करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम तपस्वी हैं, ये महाभारत की जमीन है, कौरव पांडवों की जमीन है। उस काल में जो लड़ाई हुई थी वैसी ही लड़ाई आज भी हो रही है।
उस काल में अर्जुन भीम समेत पांडव तपस्या करते थे, वो तपस्वी थे। पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। राहुल गांधी ने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताते हुए बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा, आज के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। इनके साथ 2 से 3 अरबपति खड़े होते हैं। गलत जीएसटी पर साइन भले ही प्रधानमंत्री ने किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ उनका हाथ चलाया है। नोटबंदी, गलत जीएसटी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया, मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी, नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। राहुल गांधी के इन बयानों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर कहते हैं, राहुल गांधी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। राहुल के इन बयानों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर बीजेपी नेता हंसी ठिठोली कर रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया, कपिल मिश्रा, बीजेपी नेत्री प्रीति गांधी और कई नेता सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर राहुल गांधी की चुटकी ले रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने इस अंदाज में संघ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उन्होंने कई मौकों पर इसी तल्ख अंदाज में वार किए हैं और हर बार उनका निशाना आरएसएस और बीजेपी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता गुलरेज शेख जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरबार जी हैं, सपा से उत्तर प्रदेश से निशांत ठाकुर जी हैं हमारे साथ, स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हरीश पाठक जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी हैं। विशेष टिप्पणी के लिए आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन जी, मेरी आवाज आ रही? मिथुन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है, आपकी आवाज आ रही। मिथुन जी, अभी कुरुक्षेत्र में राहुल जी ने खुद को पांडव बताया और संघ को कौरव बताया और उन्होंने कहा कि भीम हो, अर्जुन हो, पांडव तपस्या करते थे, मैं भी तपस्वी हूं। जयंत चौधरी जी ने एक ट्वीट कर दिया कि तपस्वी को नमन, तो खुद को उनने तपस्वी मान लिया और पांडव बता दिया। ये संज्ञा देनी चाहिए क्या? देखिए, उनसे काफी सारे सवाल पूछे जा रहे थे, उन सवालों का जवाब भी दे रहे। सवाल नहीं, भाषण दे रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, तब कहा उन्होंने। जी 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 उनकी 2-3 आपने, क्योंकि पैकेज में कई सारी चीजें दिखाई गई, कई जगह वो सवाल का जवाब दे रहे थे, कई जगह वो कार्यकर्ताओं से अपनी बात कह रहे थे। तो जिस देश में स्थितियां ऐसी हैं, देश की जो सरकार है सारे संसाधनों को बेचती जा रही है जी। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो जरूर अपने लिए 12 करोड़ की मर्सिडीज खरीद लेते हैं, अपने लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लेते हैं, अपने लिए जो है 20,000 करोड़ का वो महल बनवा रहे हैं जिसमें वो रह सके। लेकिन इस देश में जो वर्किंग क्लास है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास आज खाने का अनाज तक नहीं बचा, वो बाजार जाएं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं कि इतनी महंगाई में वे क्या खरीद पाएंगे और घर पर क्या जवाब देंगे। जो मेहनतकश लोग हैं, दिन रात अपना खून जलाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, उनको अपनी जो मेहनत है उसका ठीक लाभ नहीं मिल पा रहा, उसके अनुपात में उनको वेतन नहीं मिलता। एक व्यक्ति से 4 लोगों का काम कराया जा रहा है, वेतन। ये हमारे सवाल का जवाब कहाँ हुआ मिथुन जी? ये तो हम आपसे बोल रहे हैं खुद को तपस्वी बता देना, पांडव तुलना कर देना, सामने वाले कौरव बता देना, हम सवाल ये कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरीके से जो कौरव और पांडवों की लड़ाई थी, उसमें जो कौरव थे वो सत्ता का केवल आनंद ले रहे थे और प्रजा से उनको कोई मतलब नहीं था, और पांडव जो है वो प्रजा के साथ थे और धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो चोगा ओढ़ के रखा है धर्म का, जी, कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारे देश के जो सत्ताधीश है वो केवल सत्ता की मलाई खा रहे हैं, सत्ता का आनंद प्राप्त कर रहे हैं।
लेकिन राहुल गांधी जी सड़क पर उतर करके जनता की जो आवाज है उसको उठा रहे हैं, जनता की जो समस्या है उसको उठा रहे हैं और एक कठपुतली की तरह जीवन जी रहे हैं। सड़कों पर चलना, 24 घंटे चलना, ये कोई आसान काम नहीं है। आपको जो सुख सुविधाएं टेम्पररी कंटेनर के रूप में भी अगर दी जाती, उसमें भी आज की स्थिति में कोई आसान काम नहीं है। इनके लोग जब रथ यात्रा करा करते तो बड़ी वॉल्वो बस को लेकर के चला करते थे। ऐसी कोई परिस्थिति तो नहीं, और देश को जो खंड खंड में तोड़ा जा रहा है। जब लोग अपने रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो सामने धर्म को रख दिया जाता है, जाति को रख दिया जाता है। या साहब ये देखिए, ये आपका नुकसान कर रहे हैं, इनसे आप लड़िए, अपने अपने भविष्य को मत देखिए। तो ऐसी स्थिति में धर्म निभाने वाले जो थे वो पांडव थे, और धर्म के विरोध, क्योंकि राजा का धर्म क्या होता है प्रजातंत्र में, राजा का धर्म है जनता की सेवा करना। पर यदि जनता की सेवा वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौरव की उपाधि उनको दी जानी चाहिए, और जनता की जो बात कर रहे हैं, जो जनता के साथ हैं, उन्हें पांडव की, जनता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें पांडव की उपाधि दी जाना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उनका बयान है। मतलब राहुल जी त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे, पांडव भी बन गए, उधर सलमान खुर्शीद जी ने उनको राम भी निरूपित कर दिया। कहां कहां बसे हैं वो? देखिए, अगर ऐसी बात की जाए, किसी दूसरे नेता द्वारा यदि कोई संज्ञा दी जाए, तो इनके विधायक हैं सुरेंद्र कुशवाहा जी, इन्होंने योगी आदित्यनाथ को हनुमान बता दिया था जी। इनके नेता है कमल पटेल जी, उन्होंने राम और कृष्ण की तरह मोदी जी को अवतार बता दिया था। कंगना रनौत जी मोदी जी को राम का अवतार बता चुकी है, और मोदी जी के तो नारे ही हर हर मोदी के लगते हैं। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी अपने नेता को भगवान के रूप में स्थापित कर रही है, उनके बारे में बताना होगा कि कौन कौरव है और कौन देश का गौरव है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कौरव हैं, राहुल गांधी जी देश का गौरव। चलिए, अब इसका उत्तर तो गुलरेज जी ही देंगे, लेकिन गुलरेज जी बात सही है, शुरुआत तो यहीं से हुई है, ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम मध्य प्रदेश से ही ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे 2017 में और भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी, तो शिवराज जी का बयान आया था कि मोदी जी भगवान तुल्य हैं, यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद कल ही उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को स्वामी विवेकानंद से जोड़ दिया। ये सब आस्था के प्रतीक हैं, ये इन पे जोड़ना ठीक है, राहुल जी का कहना अपनी जगह है, लेकिन आप लोग तो एक अनुशासनबद्ध पार्टी से जुड़े हैं। ऐसे में ये सब तुलना करना क्या आम लोगों की आस्था के साथ आघात नहीं करना है? देखिए त्रिपाठी जी, जहां तक राहुल गांधी की और दूसरों की बात है, तो क्या कंपैरिजन, कहाँ मूंछ का बाल और कहाँ पूंछ का बाल। और ये आदमी जो है ये घूम रहा है और घूमते घूमते ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, वो भी सही तरह से नहीं कर पा रहा, उसमें भी बेवकूफियां कर रहा है। आप ये देखिए उसने क्या बोला कि क्या पांडव होते तो नोटबंदी करते, क्या वो जीएसटी लगाते। अरे भैया, ये हजारों साल पुरानी बात कर रहे हो तुम, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में डाल रहे हो। थोड़ी देर बाद ये भी बोल देते कुछ कमी रह गई थी शायद कि पांडव होते तो वो टी शर्ट पहनते, वो कौरव होते तो कुछ और पहनते। तो इसकी भी कल्पना इस व्यक्ति से की जा सकती है। तो हम किसके विषय में संवाद कर रहे हैं? जो अगर ये भाषा का स्तर होगा तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी मैं यही शब्द प्रयोग करूंगा कि ये आदमी, ये बेवकूफ आदमी, ये ऐसा वैसा आदमी। अगर भाषा में भाषाई मर्यादा नहीं रखेंगे तो मोदी जी के लिए यही शब्द होगा। चलिए, जीएसटी की बात जोड़ना पांडव के साथ, कौरव के साथ, क्या मूर्ख आदमी है। गुलरेज जी भाषा का थोड़ा ध्यान रखिए। मूर्ख आदमी को हटा दीजिए, नहीं तो इससे इसी भाषा में बात करूंगा जी। नहीं मिथुन, तुम कुछ भी कर जगह जगह जूते खाने वाला ये गुलरेज ये बेवकूफ आदमी, ये घपोच है, उनको बात करने की तमीज है। थोड़ा लज्जित हो जाओ यार कि तुम क्या बात कर रहे हो। पांडव होते तो टी शर्ट पहनते, कौरव नहीं पहनते। चले मिथुन जी एक मिनट, गुलरेज जी जी एक मिनट, मिथुन जी बनाए रखे, ये हमारे मेरे भाई, मैं इंटरनेशनल चैनल पे भी जाता हूँ, तुम जानते हैं हमको शर्म आती है कि देश का जो विपक्ष का सबसे बड़ा। अरे मिथुन जी मैंने बोल दिया है, मैंने उसे बोल दिया है। जी गुलरेज जी थोड़ा भाषा का संयम रखिए। आपको इसमें एक चतुराई हुई है इनकी पार्टी के द्वारा, इसमें राहुल गांधी का दिमाग नहीं चला है, इसमें दिग्विजय सिंह का दिमाग चला है। तो अभी 2 वाकये हुए हैं उस पर धूल डालने के लिए कि मीडिया का संवाद बदल जाए, इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने करवाया।
तो दो बाकी कौन से हैं आप सुन लीजिए। अभी परसों की बात है, हिमाचल प्रदेश में इनकी जो नई नवेली सरकार है उसने पेट्रोल के ऊपर 3 रुपए का टैक्स बढ़ा दिया। और दूसरा, बिहार में जो इनकी साझा सरकार है उसने युवाओं को खूब डंडे मारे जो नौकरी मांग रहे थे। तो अब उनके ऊपर संवाद नहीं हो तो उस पर डिस्कशन नहीं हो, तो इसलिए एक नया सोचा छोड़ा है। दूसरी बात, ये क्यों आरएसएस के ऊपर हमेशा वार कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि इनकी जो लड़ाई है ना ये मोदी जी से है, और मोदी जी के विषय में जब भी इन्होंने बुरा बोला तो इनको जनता ने खूब जूते मारे और वो इनको भारी पड़ जाता है। अब आरएसएस जो है वो इनके लिए एक तरह से सॉफ्ट टारगेट है जी। क्योंकि वो बेचारे कुछ बोलते भी नहीं है, तो इनको मालूम है कि वो बोलेंगे भी कुछ भी नहीं, तो कुछ भी बोलते रहो उनके विषय पे। इसलिए आरएसएस के विषय में ऐसी बातें करते हैं क्योंकि इनको पता, इनको एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए। वो ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं बोलते, इसलिए उनके ऊपर बोलते हैं ये बातें। लेकिन सवाल हमारा गुलरेज जी है, ठीक है उन्होंने कहा, आपने कह दिया कि नौटंकी भी नहीं कर पा रहे सही ढंग से, लेकिन मैं तो आपको एक बात और बोलता हूं कि ये बंदा अगर अपना चुनावी पर्चा भी बिना किसी के सहायता के भर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूं। वो तो चुनावी पर्चा इतना कठिन होता है कि अच्छे हमें लगता है 50% लोग नहीं भरते होंगे, अपने वकील से भरवाते हैं। अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति भर सकता है, ऐसा नहीं है। चलिए, अब वो बड़ी बात नहीं। ये तो खैर आमने सामने जब पर्चा भरवाने की बात होगी तो वो अलग बात होगी, लेकिन हमने आपसे जो सवाल किया उसका उत्तर नहीं आया। हमने मान लिया कि उन्होंने कौरव पांडव और सलमान खुर्शीद जी ने राम से तुलना कर दी, लेकिन आप तो एक अनुशासित पार्टी के सदस्य हैं। आप राम को लेकर ही शुरू से पार्टी 1980-82 से देख रहा हूं, राम के नारे लगा करके ही आप लोग अपना चुनाव प्रचार करते रहे, जय जय श्री राम। ऐसी स्थिति में भगवान से तुलना कर देना कहां तक उचित है कि मोदी जी भगवान हैं, भगवान तुल्य हैं। फिर कल ही विवेकानंद जी से, जिनको आप लोग, विवेकानंद जी को आप अपना प्रतीक मानते हैं, आप लोग ही मानते हैं। जब भी विद्यार्थी परिषद का कहीं पे भी अधिवेशन होता था तो सबसे पहले विवेकानंद जी की तस्वीर में फूलमाला चढ़ाकर दीप प्रज्वलित करके आप लोग करते हैं। ऐसे में एक मानव को विवेकानंद जी से तुलना कर देना कहां तक उचित है? आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। देखिए, हिंदू धर्म में बहुत सारी व्याख्याएं होती हैं कि मानव और भगवान, लेकिन मैं उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। ये किसी, यदि आप धर्माचार्य से या धर्म का ज्ञान रखने वाले से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। मैं उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं शायद। धर्माचार्य से अगर बात करेंगे, जो मेरा सोचना है, वो कभी भी इसको उपयुक्त नहीं मानेंगे। नहीं, मैं देखिए, यदि मुझसे आप पॉलिटिक्स के विषय में बात करें, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स के विषय में, तो मैं उसका जानकार हूं, लेकिन मैं धर्म का जानकार नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, तो ये इस तरह के संयमित बयान देना उचित है कि असंयमित बयान देना? सुन लीजिए, जितना मुझे पता है कि हिंदू धर्म में मानव, देव, ये अलग अलग स्टेजेस हिंदू नहीं, हिंदू हम क्रिश्चियन धर्म में भी, हम इस्लाम में भी बात कर रहे हैं कि किसी भी जो जिसको अपना आदर्श मानता है, प्रतीक मानता है और भगवान मानता है, चाहे प्रभु यीशु हो, चाहे आपके यहाँ हो, ये किसी भी मानव की तुलना करना उचित है क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि मैं सही व्यक्ति नहीं हूं जी उसके विषय में बोलने के लिए। तो ये तो आप मानते होंगे कि थोड़ी वर्तमान में मौजूदा राजनीति में बयानों को लेकर मर्यादाएं लांघ रहे हैं राजनीतिज्ञ। नहीं, हमारे यहाँ पर मर्यादा नहीं लांघी जाती है, और मर्यादा लांघने का काम उधर है। और वो बार बार मैं एक बात और कहता हूं, देखिए, मैं भारतीय संदर्भ में बोलूं तो जब रावण का अंत आया था ना तो वो राम राम कहता था, जब कंस का अंत आया था तो वो कृष्ण कृष्ण कहता था, कांग्रेस का अंत आया है तो वो संग संग जपती है। चलिए, हमारे साथ सपा के नितेश जी हैं, निशांत जी हैं। निशांत जी, 24 घंटे राहुल राहुल कहती है। चलिए निशांत जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं तो पप्पू बोलता हूँ यार, राहुल बोलता ही नहीं उनको। तुम जैसे डकोर संघ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है राहुल की स्पेलिंग लिखना है, तुम नहीं लिखते बने। चलिए मिथुन जी आप भी संयमित भाषा का उपयोग करें, आप भी संयमित भाषा का उपयोग करें। मैंने उनसे भी कहा, अनुरोध किया, आपसे भी कर रहा हूँ। ऐसे लोग, ये आदमी एक प्रवक्ता पद पे भी नहीं है, इसको भाजपा में लात मार के सबका निकाल दिया। ये फर्जी मिथुन जी वो हमारे अतिथि है इस समय। मिथुन जी संयमित भाषा का,
मिथुन जी ये संयमित भाषा का उपयोग करें, हमारे अतिथि आप भी हैं वो भी हैं, इसलिए कम से कम इस प्लेटफॉर्म में इस तरह की बात न करें, इस प्लेटफॉर्म में इस तरह की बात न करें। मुझे आप बोल रहे हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ भाजपा के उस IT सेल का तो आगे से इन जैसे कठोर शब्दों के साथ मुझे ना बिठाएं। चलिए ये बात की बात है, ये बात की बात है, ये बात की बात है। थोड़ा सा हाथ मार के निकाल दिया तो मैं भाजपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, वो उस IT ये सुनिए, व्यक्तिगत मत जाइए, आप दोनों लोगों से अब क्या है कि मिथुन को तो मैं अब IT सेल के थ्रू भी क्या टारगेट करूं, इनकी तो हैसियत वो भी नहीं है। चलिए व्यक्तिगत जा रहे हैं आप लोग, कृपा करके इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें। हम चूंकि प्लेटफॉर्म स्वदेश का है इस समय, इसलिए इस प्लेटफॉर्म में ना करें। आगे से आप लोग, आप दोनों लोग, देखिए आपका जैसा नेता होगा ना वैसा आपका आचरण होगा। अब इनका नेता अगर राहुल गांधी है, इनका नेता दिग्विजय सिंह है, तो इनका आचरण वैसा है, तो ये अपना आचरण प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे, चलिए ये मिथुन अरे मिथुन जी, गुलेर जी, आप दोनों से अनुरोध है, कृपया व्यक्तिगत मत जाइए, व्यक्तिगत मत जाइए, स्वदेश का प्लेटफॉर्म है, आप लोग व्यक्तिगत आपस में बात कर लीजिएगा। ये मिथुन जी, गुलरेज जी, देखिए हमें दूसरे अतिथि के पास जाना है, हमें निशांत जी से बात करनी है। आप लोग कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं आप लोग, हमें निशांत जी से बात करनी। निशांत जी जिस तरह से ये बात तो ये कर रहे हैं ना, चलिए गुलरेज जी एक मिनट, मिथुन जी एक मिनट। कब नकली बाल कितने के लगवाए तुमने, ये तो बताओ। अरे नकली बाल कितने के लगवाए गुलरेज से? अरे ये क्या बात हुई यार मिथुन जी, आप स्तर रखिए। ये गुलरेज से इधर उधर कुछ भी बोल सकता है, किसी को फालतू की बात कर सकता है। सर ये क्या बोल रहे हैं? ये तुमको क्यों आवाज आएगी? तुम्हारी सोच बोल रही है तो तुमको क्यों आवाज आएगी? बोलो, वापस से बोलो, जवाब मिलेगा। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये मिथुन जी? क्या बोल रहे हो? आप लोग टेलीफोन पे बात कर लीजिएगा। अरे आप लोग आपस में टेलीफोन में बात कर लीजिएगा, ये स्वदेश का प्लेटफॉर्म है, कृपा करके सीधे बात ना करें, कम से कम इसकी मर्यादा बना रखें, मर्यादा बना रखें। मर्यादा तोड़ने का काम, अरे हमारे चैनल की तो मर्यादा बना के रखें, ये हमारे चैनल की तो मर्यादा बना के रखें। ये आदमी वो क्षेत्र में सोनिया गांधी अब इसको इस तरीके से बात कर रहे हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बोल रहे थे, ये पहले आदमी बोल रहे थे, इसको कुछ आते जाते नहीं है। गांधी का परिवार बसता है, वहाँ मर्यादा नहीं बनती, वहाँ माफिया बनता है। चलिए भैया निशांत जी, अरे आप लोग अगर हमारे अनुरोध इतना करने के बाद भी नहीं शांत हो सकते तो थोड़ा दर्शक भी देख रहे हैं, कृपया उनका ख्याल रखिए, कृपया उनका ख्याल रखिए। निशांत जी, ये जो जिस तरह से बयान आ रहे हैं, कहीं रावण से तुलना हो रही, कहीं राम से तुलना हो रही, कहीं विवेकानंद जी से तुलना हो रही, ये इसमें सपा समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? हालांकि तुलना आपके यहाँ भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आप नीतियों की बात करेंगे और देश की प्रथम राजनीति की आप बात करेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार बता चुका हूं कि देश धर्म युद्ध की तरफ अग्रसर है। देश के अंदर राजनीति, चुनावी मुद्दा और कामयाबी और बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई नहीं रह गई है। आज के टाइम में देश के अंदर जो राजनीति है, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात उठा लीजिए या कांग्रेस की पदयात्रा की आप बात उठा लीजिए, किसी भी आप राजनीतिक बड़ी पार्टी की आप बात करेंगे तो दोनों ही पार्टी के विषय पे आप देख लीजिएगा, चुनावी मुद्दे या जनता के मुद्दे कोई है ही नहीं, कोई महंगाई की बात है ही नहीं, कोई बात बढ़ती हुई बेरोजगारी की नहीं है, कोई महिलाओं पे हो रहे अत्याचार की नहीं है। आप कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, देश धर्म युद्ध की तरफ अग्रसित है। अभी आप ही के चैनल पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के साथी के आवेदन आप देख लीजिए, किस तरीके से दूसरी पार्टी के को दबा करके बात करना चाहते हैं। लेकिन डजंट मैटर, ये विषय जो है पर्सनली निशांत जी मेरी करनी प्लीज, रिक्वेस्ट मेरे सुन लीजिए, अगर बोलने का मौका दे तो सुन लीजिए। हाँ आपको मौका दे रहा हूँ, आपको मौका, आप अपनी बात करिए, कौन क्या कह रहा है ये नहीं है। हाँ,
देखिए अभी कल ही एक मिनट मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। कल ही राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि मैं एक तपस्वी हूं, और पांडवों के साथ उन्होंने तुलना की कि वो भी तपस्वी थे। दूसरी तरफ संघ को उन्होंने कौरव निरूपित किया कि संघ खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, लाठी लेकर चलते हैं, वो 21वीं सदी के कौरव हैं। इस बयान पे हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। मैंने बोला ना, आप समझिएगा एक बार, चैनल के दर्शक भी आपके जानते हो, भारतीय जनता पार्टी से सभी पार्टियों के पदाधिकारी और वक्ता बैठे हैं। मैंने बोला ना कि देश धर्म युद्ध की तरफ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आप उठा लीजिए, चाहे बात आप कांग्रेस की कर लीजिए, दोनों तरफ से धर्म के ऊपर प्रहार किया जाता है। चाहे बात इनकी राम मंदिर ले लीजिए या उनकी दूसरे विषय पे आप बात ले लीजिए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत के अंदर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर आप देख सकते हैं महंगाई किस दर है और क्या अत्याचार है, क्या बेरोजगारी है। अगर बात आप राहुल गांधी जी के कल वाले बयान की करेंगे तो आप स्वयं देखिए इस बात को कि वो क्यों किससे तुलना करना चाह रहे हैं। बात अगर सिर्फ तपस्या की करेंगे तो हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि वो तपस्या कर रहे हैं। अगर वो किससे क्या अपनी तुलना करना चाहते हैं तो उनका निजी मामला है, लेकिन बात अगर तपस्या की नजर की करेंगे तो कोई पूजा की तपस्या करता है, कोई पैदल यात्रा की तपस्या करता है, कोई लेट करके तपस्या करता है। ये तो तपस्या तो खैर है ही राहुल गांधी की, इस बात को डजन नहीं किया जा सकता। लेकिन विषय है भारत के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई अशिक्षिता, इसके ऊपर कहाँ जाया जाएगा। महिलाओं के साथ हो रहे थानों में अत्याचार की जी, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए ना। नहीं तो क्या तपस्वी है तो क्या द्वापर युग में चले जाएंगे? तपस्वी की तुलना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तपस्वी की तुलना आपके माध्यम से देखेंगे, दर्शक करेंगे। राहुल गांधी अगर स्वयं को किस तपस्या की नजर से देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, किससे अपनी तुलना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बात अगर तपस्या की है, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं जनता को जागरूक करने की, तो वो हाँ तपस्या जरूर कर रहे हैं, लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है जी। और खड़गे जी मोदी जी को रावण का रूप बता देते हैं, वो धर्म युद्ध की ओर है ना भारत अगर से। जी जी, भारत धर्म युद्ध की तरफ है ना अगर से। मुझे बताना, कई बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी सहित लगभग बड़ी दोनों पार्टियों में धर्म युद्ध की ओर देश अगर से। देश के अंदर बातें होती नहीं है, बेरोजगारी की बातें होती नहीं है, देश की सुरक्षा की बातें होती नहीं है, तो महिलाओं के साथ थाने में हो रही बेदरकता की, थाने में हो रही लोगों से घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे, बात होती नहीं है उन लोगों की। बात होती है फिर धर्म की कि कहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ मस्जिद बनेगी, कौन किसकी तुलना करेंगे, कौन रावण है कौन कौरव है। अगर विषय है तो देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश पॉलिटिक्स स्टेज पर कहाँ जा चुका है ये और चैनल सभी लोग जानते हैं। चलिए हमारे साथ पाठक जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जी 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 गुलरेज जी, देखिए राहुल जी के विषय में इतना ही कहूंगा कि दाढ़ी रखने से बिल्ली शेर नहीं बन जाती और पैदल चलने से कोई व्यक्ति तपस्वी नहीं बन जाता। चलिए संक्षेप में मिथुन जी आप भी है, फिर हम पाठक जी के पास जाएंगे। बस इसीलिए मोदी जी दाढ़ी नहीं कटवा रहे हैं जी, बस इसीलिए गुलरेज शेख जी की बातों से प्रभावित होकर मोदी जी दाढ़ी नहीं कटवा रहे हैं। ये नकली है, ये नकली है। शेरों की दाढ़ी शुरू से मोदी जी की दाढ़ी शुरू से मोदी जी की दाढ़ी नकली है, चालू हो जाएंगे। चलिए एक मिनट कह रहा हूं कि उनके शुरू से है। सुनिए गुलरेज जी मिथुन, अरे एक मिनट हमारे साथ पाठक जी, तो फिर क्या करेगा? चलिए पाठक जी हमारे साथ, बचपन से मोदी जी की दाढ़ी है। चलिए पाठक बचपन से तो किसी के लिए होती है। चलिए फिर बहस दूसरी तरफ चली गई, फिर बहस दूसरी तरफ चली गई। चलिए पाठक जी चलिए, इस तरह के बयान देखिए, उनका तो कहना है सपा का कि ये धर्म युद्ध चल रहा है, वो अलग चले गए। बाकी आपने गुलरेज शेख जी को और मिथुन जी को सुन ही लिया है, थोड़ा सा जो बहस है वो किसी और तरफ भटकती जा रही थी। आम आदमी पार्टी का इसमें क्या है, और केजरीवाल जी ने भी कई बार, हालांकि इस तरह से उनके जब भी बयान आए तो उन्होंने माफी भी मांग ली। अब इन तरह के बयानों को लेकर के जो आस्था के प्रतीक हैं उनको लेकर जो बयान आ रहे हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए हमारा तो यही है कि ये जो बातें चल रही है, कोई किसी को कंस बता रहा है, कोई रावण बता रहा है, कोई किसी को राम बता रहा है, कोई अपने आप को तपस्वी बता रहा है, तो देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी बातें हो रही हैं और मुद्दों की बातें दब जा रही है। आज किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, संविदा शिक्षक परेशान है, महंगाई आसमान छूते जा रही है रोज। दुर्भाग्य की बात है कि इस पर कोई बात करना नहीं चाहता है।
अगर कोई बड़ा नेता ये कहता है कि कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, उसका आचरण कैसा था, राहुल जी अगर ऐसा बोलते हैं, तो मुझे दुख है इस बात का कि राहुल जी से एक युवा क्या एक्सपेक्ट करेगा। युवा ये एक्सपेक्ट करेगा कि अगर कोई नेता, बड़ा नेता सवाल उठाता है तो मुद्दे के सवाल उठाए, बात करे उनकी बेरोजगारी पर, बात करे महंगाई पर, बढ़ती हुई अशिक्षा पर, हंगर इंडेक्स में देश कहाँ जा रहा है सबको दिख रहा है, महिला पे अत्याचार किस हद तक चले गए सब जानते हैं। पर दुख की बात है कि कोई भी ये बातें करना नहीं चाहता जी। और जो राम रावण से तुलना हो रही है, वो ये तुलना, देखिए ये तुलना, ये सब जनता का ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। बातें होनी चाहिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की। नहीं तो ध्यान तो बीजेपी भटकाएगी, जिसकी सरकार है। कांग्रेस क्यों भटकाएगी? बीजेपी जिस प्लेटफॉर्म पर खिलाना चाहती है कांग्रेस वहां खेलने लगती है। मतलब आपका शुरुआत तो बीजेपी से ही हुई थी, शुरुआत इनने ही करी थी जी। भगवान राम कौन है, हनुमान कौन है, शुरुआत इनने ही करी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में चीजें बढ़ते गई और अब बातें यहां तक आ गई। चलिए, अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विशेष टिप्पणी के लिए आपकी टिप्पणी सुनेंगे, उस पर टिप्पणी नहीं सुनेंगे जो गुलरेज जी और मिथुन जी के बीच में वार पलटवार हुआ है जी। हम वास्तविकता इस पे टिप्पणी आपकी सुनना चाहेंगे, जो इस तरह से बयान आ रहे हैं, आस्था के जो प्रतीक हैं उन पे जो इस तरह से आघात हो रहा है, हम उसको लेकर आपसे टिप्पणी चाहेंगे। मुझे लगता है त्रिपाठी जी, शुरुआत जो है जी, वो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी डाउन साउथ से जी, तो तब कहा गया था बड़े ज़ोर शोर से कि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ना ही इसका कोई इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है जी। और यहाँ तक कहा गया कि कांग्रेस का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। ये राहुल गांधी जी की नितांत व्यक्तिगत यात्रा है जी। ये डाउन साउथ में कहा गया जिस समय शुरुआत हुई। उसके बाद जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई और साउथ से निकल करके बीच में जब यात्रा पहुंची, जो हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं, वहाँ से इस प्रकार के बयान शुरू हुए जी। तो दरअसल मेरा तो ये मानना है कि जो इस तरह के बयानबाजी हो रही है, जय श्री राम, सिया राम और भी जिस प्रकार की हर हर महादेव, ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये हिंदू वोटों को प्रभावित करने की एक रणनीति है। उसके तहत ये बात कही हो रही है। हालांकि जो मैंने रेफरेंस दिया कि शुरुआत में ये कहा गया था कि ये पॉलिटिकल नहीं है और ना ही इलेक्शन से इसका कोई संबंधित है और कांग्रेस से भी कोई संबंध नहीं जी। लेकिन धीरे धीरे पूरा हिंदी बेल्ट में आते ही हिंदू वोटों की चिंता होने लगी। ये बहुत बेतुका सा एक बयान है कि कौरव 21वीं सदी में हाफ पैंट भी, अब तो हाफ पैंट भी नहीं रहा। आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो फुल पैंट पहनने लगे। हाफ पैंट पुराने समय का वो था और वो लाठी लेकर के चलते हैं। इसमें उन्होंने बीजेपी को शामिल नहीं किया किसी भी तरह से जी। और ना ही मोदी गवर्नमेंट को शामिल किया जी। उन्होंने एक ऐसे संगठन को शामिल किया जो वाकई, जो गुलरेज जी कह रहे थे कि वो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो जवाब देते नहीं जी। दूसरा ये कि ना तो आरएसएस के लोग कोई चुनाव लड़ते हैं, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तार्किक बात कर रहा हूँ कि मोहन भागवत जो है वो कोई प्रधानमंत्री का मतलब बनने वाले नहीं चुनाव लड़ करके जी। तो उनको यदि आप इस तरह से संबोधित कर रहे हैं तो ये बेतुकी सी बात मुझे लगती है, इसका कोई मतलब वो नहीं है जी। सिर्फ एक अपना एक शिगुफा हिंदू वोटरों को आकर्षित करने के लिए करना, ये मुझे लगता है। दूसरा, जहाँ तक बहुत ज़ोर शोर से जितने भी विपक्षी दल हैं, बहुत अच्छा है, उनको जिम्मेदारी मिली है उस तरह की। जो बेरोजगारी और महंगाई की बात होती है या और दूसरे प्रकार की जो मुद्दे की बात होती है, ये तो 56 साल 58 साल तो कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान भी त्रिपाठी जी आपने देखा होगा, जब आप स्कूल कॉलेज से निकले होंगे जी, तब भी बेरोजगारी की स्थिति यही थी लगभग यही थी। और महंगाई की भी स्थिति हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने पिताजी से कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, तो ये भी चिरकाल से चली आ रही जी। तो ये दो मुद्दे जो है बेरोजगारी और महंगाई का, वो 56-58 साल में क्यों नहीं सॉल्व किया गया जी। 56-58 साल बनाम 8-9 साल, ये आप मानेंगे तो जो स्थितियां हैं, भारत की जो स्थिति है वो 2013 में 14 या 15वें स्तर की वो अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। और जो कुछ एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 2027 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ के हम चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जिनको तार्किक रूप से तौला जाना चाहिए
और तर्क के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें कोई मायने रखती नहीं। हालांकि जो मैंने कहा कि वो हिंदू वोटों को आकर्षित करने के लिए शायद इस तरह के शिगुफे छोड़ रहे हैं। जी मिथुन जी, एक बात और कही है राहुल जी ने। मिथुन जी, मेरी आवाज आ रही? मिथुन जी, मेरी आवाज आ रही? चले, गुलरेज जी, एक और तार्किक बात उन्होंने कही है जो थोड़ी बहुत समझ में हो सकता है आपके पास इसका बेहतर होता है। आपने कहा इकोनॉमी के बारे में आप पूछे तो बताएं। उन्होंने कहा एक उद्योगपति को फायदा देने के लिए जीएसटी लागू किया गया है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा अगर 25 किलो से कम का आटा आप बेचते हो तो आपको जीएसटी लगेगा, और 25 किलो से ज्यादा का आटा बेचते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। निश्चित तौर पे उन्होंने एक इशारा किया किसी बड़े उद्योगपति की तरफ कि उसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ये आपको भी मालूम होगा, 25 किलो से कम का अगर खरीदेंगे तो आपको जीएसटी लगेगा, उससे ज्यादा खरीदेंगे नहीं लगेगा। दो चीजें होती हैं, एक होलसेल प्राइस होती है, एक रिटेल प्राइस होती है। यदि आप होलसेल प्राइस को टैग करेंगे इस तरह से तो फिर आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो एकदम शूट होता है, और जब वो शूट होगा तो फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स भी उसके हिसाब से प्रभावित होता है। इसलिए दुनिया में कहीं भी नहीं किया जा सकता ऐसा। तो और उनके हिसाब से तो फिर यदि मैं उनके साइंस से चलूं, उनके लॉजिक से चलूं, तो फिर जर्मनी, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर, इन सब देशों ने किसी एक को बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी लाए। और ये जीएसटी की परिकल्पना तो स्टार्टिंग तो कौन सिंह जी ने, मुझे समझ में नहीं आता फिर उस समय वो कौन से जो हमें सीधे समझ में, गुलरेज जी, हमें सीधे ये समझ में आ रहा, जो निचला तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, वो 10 किलो 15 किलो 20 किलो आटा खरीदता है, वो इकट्ठा थोक में नहीं खरीदता। उसको जीएसटी क्यों लग रहा है? और जो 25 किलो से ऊपर खरीदता है उसको जीएसटी नहीं लग रहा। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, उसमें भी जो निचला तबका है वो पैक्ड वाला जो पिसा हुआ पैक्ड आटा होता है वो नहीं खरीदता, और जो खुला आटा है, जो अनब्रांडेड खुला हुआ आटा है, अनपैक्ड आटा है, वो 5 किलो क्या अगर वो आधा किलो भी लेता तो उस पर आज भी कोई जीएसटी नहीं है। जो हमने पढ़ा है, जो देखा है, उसमें यह है कि जब जीएसटी अभी ये ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 8-10 महीने ही हुए हैं। जो 5% के लगभग की जो स्लैब आई थी जी, वो अनब्रांडेड अनपैक्ड पे नहीं है जी। अब आपको कोई पन्नी के अंदर आपने बोला कि आप मुझे 4 किलो आटा दे दो, 4 किलो दाल दे दो, तो उस पे नहीं है जीएसटी। मतलब ब्रांडेड में अगर लेना है किसी पैक्ड एंड ब्रांडेड में, आपको उदाहरण देता हूं कि वो कौन से गेहूं का जिसका हेमा मालिनी जी वो करती हैं एडवर्टाइजमेंट कि उसका आटा, उसका आप खरीद रहोगे तो उसका आपको जीएसटी भर रहे हैं। आप यदि चक्की पे जाएंगे, आप बोलेंगे 2 किलो आटा तोल दो, हाँ, तो उस पर नहीं लगेगा। देखिए, अगर कोई लोअर मिडिल क्लास ब्रांडेड आटा खरीदना चाहता है तो वो उसकी हैसियत ये होनी चाहिए कि 25 किलो से ज्यादा खरीदो तभी खरीदो, उससे कम खरीदोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, वही बात मैं बोल रहा हूँ ना कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप देखेंगे, यदि मैक्रो इकोनॉमिकली आपने जो होलसेल वाला प्राइस है उसके ऊपर भी जीएसटी को इस तरह से टैग किया तो फिर आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से अंततोगत्वा ये होता है कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है वही सबसे ज्यादा सफर करता है, इसलिए नहीं किया जाता वो। चलो मिथुन जी, मेरी आवाज आ रही है? आप आप शब्द में ये कहना चाहते हैं कि गरीबों की हैसियत नहीं कि ब्रांडेड आटा खरीद सके, आप अमीरों की बराबरी कर नहीं पाओगे, गरीबों को गरीब बना। निशान जी, आपके पास समय, हम आपके पास आएंगे, आप अपने समय में मुझे आप यदि इकोनॉमिक्स के मद्देनजर बात करोगे तो मैं इकोनॉमिक्स के मद्देनजर आपने पूछा था इसलिए जवाब दिया, मैंने पॉलिटिकल जवाब नहीं दिया था जी। और ये लोग जो बोल रहे हैं पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। उत्तर भारत गरीबी रेखा में रहता है सर। निशान जी आ रहा हूं मैं आपके पास। मिथुन जी से निशांत जी, आपका जो यादव परिवार है ना, अखिलेश यादव का परिवार, वो पैक्ड खरीदता है और उनसे हम जीएसटी लेते हैं, वो लेंगे भी सही, निश्चित रहो। अच्छा, चलिए मिथुन जी, झोपड़ी से लेके महल तक का सफर इतनी जल्दी यूं नहीं हुआ है। चल, आपको लोग प्रोटीन नहीं दिखाते हैं। चलिए उसके बाद निशान जी, पॉलिटिकल बात करोगे तो पॉलिटिकल जवाब मिलेगा। चलिए निशान जी कुछ कहना चाहेंगे? हम मिथुन जी के पास जाएंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुलरेज जी की बात का उत्तर देना चाहेंगे? नहीं, फिर मैं मिथुन जी से सवाल लूं। अखिलेश यादव कितने गेहूं
अखिलेश यादव कितने गेहूं बोते हैं वो इनको जानकारी नहीं होगी, कितने आलू बोते हैं वो इनको जानकारी नहीं होगी। इनको सिर्फ जानकारी कि ब्रांड आटा 25 किलो कोई खरीदे या ना। गुलरेज जी फिर जा रहे हैं ऐसी बहस में जा रहे हैं जहां की फिर जिसका कोई अंत नहीं है। मैं क्या बोलूं, जब पॉलिटिकल बात करोगे तो जवाब भी वैसा मिलेगा। आपने इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा आप सिर्फ इतना बताइए कि गरीब लोग ब्रांड आटा खरीदे या ना खरीदे, इतना बताइए सिर्फ। चलिए वो जीएसटी पे बात कर रहे हैं, जीएसटी पे बात कर रहे हैं निशान जी। क्यों जो लोग जो आपके मुलायम सिंह जी थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी झोपड़ी में रहते थे और सफेद महल में कैसे पहुंच गए? किसका जीएसटी भरा हुआ है वहां पर? चलिए उस समय जीएसटी नहीं थी। चलिए निशान जी उत्तर देना चाहेंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कौन सा जीएसटी है? वो असल गब्बर सिंह टैक्स था जिसको राहुल गांधी जी निशान जी बोलिए, निशान जी बोलिए। और हमने लगाया जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो था गब्बर सिंह टैक्स। जी चलिए मिथुन जी ये कहां से हो गया कि आरएसएस ने सीता माता को छोड़ दिया? ये भी उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग राम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय सिया राम का नारा नहीं लगाते। ये भी साथ में उन्होंने कहा कि संघ वाले महादेव जी का नारा नहीं लगाते, हर हर महादेव नहीं बोलते। ये तो अक्सर सुनाई पड़ता है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। नहीं मतलब ये नारा तो सभी ने सुना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये नारा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े दूर से लगाते हैं। लेकिन सीता जी की बात जहां तक है तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री उन्होंने सीता माता को टेस्टिव देवी बताया और सीता माता को काल्पनिक बताया। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं इनके बिसाहू लाल सिंह जी, उन्होंने सीता माता जी के लिए क्या टिप्पणी की मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। और यही कारण है क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में महिलाओं का प्रवेश हमेशा से वर्जित था। ये श्री राम की नाम तो लेते हैं, श्री राम की बात तो करते हैं, लेकिन और इनका जो नारा होता है जय जय श्री राम, वो नारा बदल के कभी भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाते, जबकि गांव गांव में ये नारा प्रचलित है। लोग हाथ मिला के कभी भी नारे को बोलते। सीता जी से इनकी नफरत बहुत पुरानी है। सीता जी के लिए अभी क्या बयान दिया था इनके नेता ने, मतलब ऐसे ऐसे बयान जो बोले नहीं जा सकते। भाषाई मर्यादा गुलरेज शेख के शादियों में बरतनी पड़ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो होते हैं वो जब विपक्ष में होते हैं तो ये पॉलिटिशियन होते हैं, जब ये राजनेता होते हैं। जब ये सरकार में आ जाते हैं तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बन जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक पब्लिक पावर्टी, ये सारे टर्म्स याद आ जाते हैं। इन्हें ये याद नहीं आता कि जब ये सरकार में थे तब ये जो कहते थे कि 400 रुपए का सिलेंडर जो बहुत महंगा है था, हम सरकार में आएंगे तो इसको हम सस्ता कर देंगे। आज 1200 रुपए को पहुंच गया, ये सस्ता नहीं कर पा रहे हैं। जब जो पेट्रोल है वो 60 रुपए हुआ करता था, ये कहते साहब बड़ा महंगा है, जो हम सरकार में आएंगे सस्ता कर देंगे। आज 100 रुपए पार कर लिया। ये अर्थशास्त्र दिखा रहे हैं दुनिया को। जब ये कहते हैं साहब ये जो डीजल 40-50 रुपए बहुत महंगा है हमारे लिए, तो उसको सस्ता कर देंगे, 90 रुपए पहुंचा दिया। आज दुनिया को अर्थशास्त्र दिखाने में लगे सर महंगा। ये अलग मुद्दा, हमारा सवाल कुछ और है मिथुन जी। ये महंगाई पे मुद्दा नहीं है हमारा आज का मुद्दा है धर्म युद्ध। जैसा कि निशान जी ने कहा कि धर्म युद्ध चल रहा है, धर्म को लेकर राजनीति चल रही है। धर्म ने भी कहा, आपने जब धर्म को लेकर के बात करी तो बीजेपी के ये बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, इन्होंने कहा साहब मुझे इस बारे में धर्म की जानकारी है नहीं, और ये धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मामले में चर्चा की जाए, इनसे महंगाई इनको कहते हैं अर्थशास्त्री, इनसे बोला जाए साहब राजनीति वालों ने कहते हैं धर्म की बात नहीं करता। शिवराज जी ने मोदी जी को भगवान बता के धर्म के, ये कौन सी बात करना चाहते हैं, किस विषय में करना चाहते हैं? चलिए गुलरेज जी हम आपसे पूछ लेंगे, इनकी बात खत्म हो जाए गुलरेज जी हम आपके पास आ जाएंगे, मिथुन जी की बात खत्म हो जाए। बड़ी स्पष्ट बात है, जैसे राहुल गांधी क्रिश्चियन है, ऐसा मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू धर्म का इतना नहीं जानता। जब समाज में लड़ाई करवाना हो, जब समाज में दंगे करवाना हो तो इनको धर्म याद आ जाता है। और आपने सवाल पूछा कि वो शिवराज जी मोदी जी को भगवान क्यों बताते, तो कहते साहब वो धर्म का जानकारी नहीं है। भारतीय जनता, चलिए अच्छा मिथुन जी आपसे दूसरा सवाल है, आप जिस मुद्दे पे जाना चाह रहे हैं तो सवाल, उन्होंने ये भी कहा कि चाइना मेड देख देख के मैं तंग आ गया हूं, जूता हो तो चाइना का, फोन हो तो चाइना मेड, सब सारे मेड। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कुरुक्षेत्र मेड हो, हम चाहते हैं अंबाला मेड हो। अरे 10 साल आपकी भी सरकार थी तो कितना चाइना मेड को आपने बंद कर दिया और कितने आपने ब्रांडेड बना दिए। हमारा सवाल ये है आपसे। लेकिन बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, उन्होंने कहा था कांग्रेस को आपने 60 साल दिए, हमें आप 60 महीने दीजिए, कांग्रेस जो नहीं कर पाई इससे हम बेहतर करके आएंगे। तो ये तो
स्वदेशी आंदोलन में भी सहभागी इंडियन शांति संगठन रहे। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि देश में आप केवल चाइनीज एप्स को बैन कर देते हैं, लेकिन देश में बड़े बड़े सामान, बड़े बड़े फोन, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चाइना से आज भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी वेबसाइट पे उनकी फ्लैश सेल लगती है, जब आप 12 बजे खरीद लीजिए, इतने कम दाम से मिलेगा। मोदी सरकार उससे भी पैसा कमा रही है। आप इस देश को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना पाए कि हम सारी चीजें अपने देश में बना सके? 8 साल की आपकी सरकार होगी। चलिए 10 अरे हम ज्यादा पीछे कांग्रेस में नहीं जाते, हम 10 साल 2004 से 2014 के बारे में पूछ लेते हैं आपसे। देखिए, हमने तो कहा कि हमने इस देश को वो चीजें दी जो इस देश में कभी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि हम सबसे और बेहतर करेंगे। कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं। तो आज सरकार इनकी हम जब नहीं तो फिर ये नहीं कहना चाहिए ना कि चाइना मेड देख देख के मैं तंग आ गया हूँ। नहीं तो फिर मोदी जी को ये कहना नहीं चाहिए था कि साहब वो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज भी भाजपा के लोग यही कहते हैं ना कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम करेंगे सब कुछ। तो बताए चाइना से कितने आगे आप निकल गए? चलिए मिथुन जी गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम एक बार फिर पाठक जी के पास जाएंगे। जी गुलरेज जी। देखिए, इसके पीछे भी बड़ी ये सोची समझी साजिश है। जो ये कह रहे हैं ना कि मेड इन अंबाला चाहिए तो मेड इन यहाँ चाहिए वहां चाहिए। देखिए, इनके साथ जो बंदा चल रहा है उसने क्या कहा था कि भारत एक देश नहीं बल्कि इसके अंदर 22 देश हैं, और अब ये उसके भी और टुकड़े करना चाहते हैं। ये नहीं कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा रहे, ये उसको और वर्गीकृत करेंगे कि मेड इन उत्तर प्रदेश लिखा रहे, मेड इन कर्नाटक लिखा रहे, मेड इन अंबाला लिखा रहे। ये टुकड़े करना चाहते हैं, जैसे पंडित नेहरू ने देश के टुकड़े किए थे। ये और टुकड़े करने वाले लोग हैं। आप इनकी शरारत को समझिए। इनकी हर बात में एक जो है शरारत होती है, इसमें भी एक शरारत है। और हाँ, निशांत जी से पूछूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बोल देना, क्या दिखा रहे हैं ये टोटी? हो जाएंगे निशांत जी। चलिए टोटी दिखा रहे हैं। टोटी पे बहुत बात हो चुकी है, अब काहे उस टोटी पे जाना है। निशांत जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं बात करना चाहूंगा देश के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हो रहे अभद्रता, थानों में हो रही हत्याओं की। मैं बात करना चाहूंगा देश के ऊपर चल रहे अवैध गरीबों के ऊपर बुलडोजर की। लेकिन आज मुद्दा धर्म से जुड़ा है। ब्रांड आटा गरीब, जो देश का गरीब तबका है वो ब्रांड आटा न खरीद पाए। मैं बात करना चाहूंगा इस विषय पर। और बात अगर राहुल जी के टॉपिक पे आप लोग कर रहे हैं तो मैंने बता दिया है एक ही बार में कि देश धर्म युद्ध की तरफ है। मिथुन जी ने भी बता दिया है और आपने स्वयं भी बता दिया है कि देश के अंदर एक ही राजनीति वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे, उन्होंने भी बता दिया है कि ध्यान भटका करके वोटिंग पोल का सिर्फ एक मुद्दा है, चाहे हिंदू की वोट हो या मुसलमान की वोट हो। किसी धर्म से मुझे तुलना नहीं आती है, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट ये है कि देश जो धर्म युद्ध की तरफ है, इस पे रोक लगे, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलने पर रोक लगे, इन सब मुद्दों के ऊपर बात हो तो ज्यादा बेहतर हो। और राहुल गांधी ने किससे अपनी तुलना? ठाकुर साहब कहा तो ये भी जा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कहा तो ये भी जा रहा है, ये बात है। ठाकुर साहब कहा तो ये भी जाता है कि समाजवादी पार्टी एक धर्म विशेष के लोगों को ज्यादा प्रश्रय देती है। उस समय जब बाबरी मस्जिद मामला हुआ था तो मौलाना मुलायम सिंह लोग बोलने लगे थे। लैपटॉप जब बांटा गया था, हमारा सवाल शिक्षा के लिए स्कूल बनाए गए थे, नहीं, एक धर्म विशेष के लोगों को ज्यादा प्रश्रय देते हैं आप लोग। धर्म देख के सड़कें नहीं बनाई गई थी कि कौन धर्म का सड़क पे चलेगा। भारत की सबसे लंबे हाईवे अखिलेश यादव की देन है, इसका पता नहीं है कि कौन चलेगा, उसमें धर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे धर्म में मुझे बात नहीं करनी धर्म की, ना ही मुझे आता है। धर्म युद्ध पे देश है, भारतीय जनता पार्टी की बातें करें, कांग्रेस वाले इस बात पे बात करें। मुझे पता है कि देश की सोच अग्रसर है, चैनल जानते हैं, जनता जानती है, दर्शक जानते हैं, आप जानते हैं, पत्रकार बैठे हुए जानते हैं। आपके नेता के सपनों में कृष्ण जी आते थे, जगाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो हाँ वो तपस्या कर रहे हैं बस। आपके नेता को सपने में कृष्ण जी आते थे, सपने में कृष्ण जी आते थे आपके नेता को। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है? समाजवादी पार्टी के हैं। अच्छा, मुझे लगा शायद कांग्रेस के हैं। जी। चलिए पाठक जी, चलिए धर्म से अलग हटकर हम बात करते हैं। केजरीवाल जी लिख के देते रहे हैं काफी, कई इस बार उन्होंने लिख के दिया तो बहुत पूरा ही गलत हो गया। और लेकिन जब आपकी सरकार बन जाएगी जैसा आपका दावा है, उस दिन मेड इन चाइना हट जाएगा। देखिए, हमारी तो शुरू से जो भी काम रहे वो देश की जनता को आगे बढ़ाने के रहे, देश के ब्रांड को आगे बढ़ाने के रहे। हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ भी हमारी सरकारें हैं वहाँ जो हमने कहा वो करके दिया। धर्म पे हमने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी।
और आप जो चाइना के लिए मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो हाँ, मैं दावे से कहता हूँ जिस दिन भी हम पावर में होंगे, जिस दिन हम सरकार में होंगे, हम ये काम भी करके दिखाएंगे। चाइना मॉडल खत्म कर देंगे। चाइना मॉडल सर ओवरनाइट तो कुछ भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, चाइना का जो वर्चस्व है उसको हम खत्म करके भारतीय उत्पादों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक आपसे आखिरी सवाल है जी। जिस तरह से 77 की याद करिए, जब ये था कि अपराजय है कांग्रेस पार्टी, उस दौरान सारी पार्टियां एक होकर के लड़ने के लिए राजी हुई और हराई भी कांग्रेस को। उसी तरह आज की स्थिति यह है, जो बाकी दल तैयार है, ममता बनर्जी से लेकर के सभी लोग तैयार हैं, लेकिन माइनस कांग्रेस भी है। आप लोग क्यों नहीं तैयार हैं? आप लोग ये बोल रहे हैं केजरीवाल जी हमारे प्रधानमंत्री चेहरा होंगे, और आज AIMIM के उन्होंने कह दिया है ओवैसी जी ने कि अगर केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी चेहरा होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। देखिए, ओवैसी जी का दुनिया जानती है कि वो कौन है और किसके लिए राजनीति करते हैं जी। तो उनके सवाल इतने महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि हम दूसरी पार्टियों के साथ क्यों नहीं है। अगर आप याद करें तो पहली बार जब सरकार बनाई थी दिल्ली में हमने, तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी। कितनी लंबी चली सब जानते हैं। तो हम जिन चीज़ों पर चल रहे हैं, हम जो अपना विज़न लेकर चल रहे हैं, जो चीज़ें हमें नहीं लगता कि दूसरे दलों के साथ हम कर पाएंगे, तो वो मिलके कोई फ़ायदा है नहीं। और फिर ये सवाल तो साहब ये राष्ट्रीय हमारे जो नेता हैं वो तय करेंगे कि हम किसके साथ मिलकर लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे। चलिए अग्निहोत्री जी, क्लियर कट उन्होंने ओवैसी जी ने इसके बाद कहा है कि केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी अगर चेहरा होंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, यानी मोदी जी को फायदा होगा। कोशिश कर रहे हैं विपक्ष एक होने का जी। और अभी तो नीतीश कुमार जी ने भी बहुत प्रयास शुरू किए थे, अभी फिर से अधर में लटके हुए हैं कि पूरे विपक्ष को एक किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि चेहरे को लेकर के कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको ले विपक्ष में एका नहीं है जी। हर पार्टी का नेता चाहता है कि वही प्रधानमंत्री, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे KCR हों, या केजरीवाल जी हों, या राहुल गांधी जी हों। अभी जिस जोर शोर नीतीश कुमार हों या नीतीश कुमार जी तो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हालांकि वो कहते ही हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन उनके पूरे प्रयास जो हैं, जो जिस प्रकार के काम वो कर रहे हैं, वो पूरे इसी उसमें है कि वो उनको प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया जाए विपक्ष के चेहरे की तरह से जी। लेकिन सवाल ये है कि तब तक ये ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो 2024 लगभग निकट है कि कम से कम सारे विपक्ष जो एक बार पहले भी कोशिश हो चुकी, कर्नाटक में सब लोग मिले थे, तब भी ये तय नहीं हो पाया। और फिर 2019 के पहले जो एका हुआ था जी, तो अब कम से कम सारे लोग एक मत होकर के यह तो चुन लें कि भाई हमारा नेता कौन होगा जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये सवाल जैसे ही आता है त्रिपाठी जी, वैसे ही ये कहते हैं कि जब जीत जाएंगे तब हम तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। तो देखने वाली बात है कि मोदी वर्सेस कौन, तो वो अभी ये तय नहीं है कि 2024 के लिए चेहरा कौन होगा। हालांकि बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं राजनीतिक रूप से कि उनको विपक्ष का सर्वसम्मत चेहरा बना दिया जाए। जी। ये जो तुलना की जा रही है किसी की राम की, किसी की कृष्ण की, इससे क्या इन दलों को फायदा होगा? मुझे लगता है सेंटिमेंट्स भड़काने की बात है। और सेंटिमेंट इसलिए कि अभी तक ये होता रहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कॉपीराइट था जी, कि राम पर उनका कॉपीराइट है या सनातन पर उनका कॉपीराइट है, इस प्रकार से माना जाता था। तो उस सेंटिमेंट को अपने तरफ मोड़ने के लिए मेरे ख्याल से ये सारे प्रयास हो रहे हैं जी, जो कि बेतुके हैं और वो नहीं किए जाने चाहिए। मतलब बीजेपी को भी नहीं करना चाहिए और इनको भी नहीं करना चाहिए जी। धर्म और राजनीति को अलग अलग रखने की जरूरत है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। गुलरेज जी, मिथुन जी, हम आप लोगों को एक दूसरे के नंबर दे देंगे, फ़ोन में बहस कर लीजिएगा। कम से कम हमारे स्वदेश की प्लेटफार्म को व्यक्तिगत आरोपों से दूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज जी आपका, मिथुन जी आपका, निशान जी आपका, पाठक जी आपका और अग्निहोत्री जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो यह पहली बार नहीं है जब राहुल ने इस अंदाज में संघ या फिर PM मोदी पर निशाना साधा हो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उन्होंने कई मौक़ों पर इसी तल्ख अंदाज में वार किए हैं, लेकिन जब क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होनी ही है। ऐसे में अब कलयुग में द्वापर और त्रेता युग का भी समावेश होने लगा है, जिस पर सवाल इस बात को लेकर होने लगे हैं कि आखिर आम लोगों के आस्था के प्रतीकों को मौजूदा राजनीतिज्ञों से तुलना करना क्या उनकी आस्था पर आघात लगाना नहीं है? अगर है तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयानों में लगाम लगना चाहिए।
जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।